नई पीढ़ी अपने आप में थोड़ी सी अलग है। वो इनोवेशन चाहती है, कुछ नयापन चाहती है। वास्तव में यदि विकास करना है तो उद्यमी बनना पड़ेगा, उद्यमिता विकास की तरफ काम करना पड़ेगा हमारे विद्यार्थियों को। तो भैंस चराई है, गाय चराई है, लोग तो जाते थे। तब से ही मन हुआ क्या कि वेटनरी के फील्ड में, या पशु का प्रेम तब से तभी से जग गया? प्रेम तो नो डाउट बचपन से ही है। काफी प्रेशर में है विद्यार्थी, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पहले 5 टॉप कॉलेजेज में ये कॉलेज हमारा शुमार है। बिल्कुल शुमार है। मैं इस वक्त जिस कमरे में बैठा हूं, ये है अविभाजित भारत का 5वां सबसे पुराना वेटनरी कॉलेज, जिसे बिहार वेटनरी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये पटना में स्थित है और 2017 में ये विश्वविद्यालय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये शामिल हुआ, इस महाविद्यालय को। उसके बाद से एक पद का सृजन होता है जिसे कहते हैं डीन या अधिष्ठाता। और अगर कहा जाए तो पहले जो ये पद होते थे उसे प्रिंसिपल के पद को कहा जाता था, वो प्रिंसिपल के पद होते थे। मगर जब विश्वविद्यालय बनी तो कॉलेज में डीन का पद सृजन होता है। और बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का जो ये प्रांगण है, इसके पहले डीन हुए डॉक्टर जे.के. प्रसाद। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर जे.के. प्रसाद पहले डीन, या फिर अगर प्रिंसिपल आप कहना चाहें तो ये 30वें नंबर पे ये प्रिंसिपल के तौर पे आप देख सकते हैं, और पहले नंबर पे डीन के तौर पे आप देखेंगे। डॉक्टर जे.के. प्रसाद जी बहुत ही अनुभवी हैं। वेटनरी गायनेकोलॉजी में इन्हें दक्षता हासिल है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में जब ये तकनीक नई नई आई थी इस देश में, तो इन्होंने उस पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है एक विशेषज्ञ के तौर पे। और मैं ये कहता हूं कि भारत में ईटीटी के मामले में जो है, जो माहिरता, जो आप कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञता इन्हें हासिल है, वो शायद ही किसी को हासिल होगी। और इस खास बातचीत में आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर जे.के. प्रसाद, जो यहाँ के डीन हैं, और मैं तो कहूंगा कि डीन विद द डिफरेंस, जो हमारे इस पॉडकास्ट का टाइटल भी है। तो चलिए आज सर से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका थैंक यू इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम हमने रखा है द डीन विद डिफरेंस। थैंक यू सत्या। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार वेटनरी कॉलेज, इस कॉलेज में डीन के पद पर आने का वो सोच कैसे जगा, वो चीज आप बताएंगे? क्या पहले कभी लगा था कि बिहार में नौकरी करना है, या कैसा कुछ था, वो सब बताएं। निश्चित तौर पर मैं बताऊं, कभी नहीं सोचा था कि मैं बिहार में किसी भी पद पे नौकरी करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं ICR में, जो भारत सरकार का एक संस्था है जी, तो उसमें मैं प्रधान वैज्ञानिक के पद पे, जो IVRI इज्जतनगर में है, तो वहां मैं था। तो मेरे मन में कभी बात नहीं आई कि ऐसा करना, बट एक कहीं न कहीं एक अंदर इच्छा थी कि यदि कभी मौका मिलेगा, क्योंकि आप आरा से आते हैं, आपका गांव आरा है, बिहार के आप हैं, तो वो होता है कि हम अपने देश में, अपने गांव में रहें, उसकी सेवा करें। कहीं न कहीं मुझे अपने प्रदेश की सेवा करने की इच्छा तो थी मन में, बट ऐसी जगह था कि कोई रास्ता नहीं था कि मैं आऊं। बट अचानक जब कभी एक बार मैंने देखा कि नहीं, यहाँ डीन के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, तो मैं अपने दोस्तों के बीच में चर्चा भी करता था कि जाना चाहिए। तो खैर उन्होंने भी मोटिवेट किया कि नहीं, आप भरो और बिल्कुल आपका होगा। तो खैर मुझे मौका मिला यहाँ, और फिर वास्तव में बड़ी खुशी हुई, और फिर मैं यहाँ आकर के ज्वाइन किया। सर, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। सर, वो गांव, वो स्कूल, वो कहानियां, वो मस्ती, वो सर कैसा था? वो थोड़ा आप बताएंगे, वो सीन कैसा था, क्या होता था आपके बचपन का, वो दिन, वो दौर कैसे थे? नहीं, वो बड़ा ही मजेदार था। जैसा कि मैं बताया कि यहाँ बगल के ही भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जी में आरा है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से पास में ही 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो पहले तो हम लोग क्या है कि मैं उसी गांव में ही, एक स्कूल था मेरे,
जो क्लास 3rd तक था, तीसरी कक्षा तक। अच्छा। तो तीसरी कक्षा में वहीं हम अपने दोस्तों के साथ में, छोटे छोटे थे हम लोग, जाते थे पढ़ने। बहुत ही पुराना स्कूल था, कच्ची दीवार वाला, खपड़े वाला जो छत होती है जिसकी। बिल्कुल। और बैठने के लिए वही बोरा वगैरह लेकर के जाते थे हम लोग। तो अपना बोरा लेके जाते थे, बिछाते थे, रोज बैठते थे, फिर बोरा और बस्ते के साथ में घर चले जाते थे। तो तीसरी क्लास तक तो ऐसे ही चला। फिर ये हुआ कि लेकिन मस्ती खूब करते थे हम लोग, उस पल को बड़ा एंजॉय करते थे। पढ़ाई में मन लगता था सर, या फिर उस लोग समय कहते हैं फाकीबाजी करना, वो चीज था? उस समय न तो फाकी, कुछ समझ में नहीं आता था हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा। फाकीबाजी तो नहीं कहेंगे जी। और एक ही हम, मेरे गुरुजी थे टीचर, और तीनों क्लास को वही पढ़ाते थे। अच्छा। अब आप समझिए कि कैसी पढ़ाई होगी, क्योंकि 3-3 कक्षाओं को एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना, तो निश्चित तौर पर पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं थी। बट जो भी थी उस जमाने में, हाँ, अच्छा लगता था। जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो पढ़ने का मन करता था। लेकिन साथ साथ दोस्तों के साथ में घूमना, भैंस चराना। अच्छा, आपने भैंस भी हाँ, चराया? भैंस भी चराई है, खूब भैंस चराई है, गाय चराई है। लोग तो जाते तब थे। से ही मन हुआ क्या कि वेटनरी के फील्ड में, या पशु का प्रेम तब से, तभी से जग प्रेम गया? तो नो डाउट बचपन से ही है। पशुओं से प्रेम तो बचपन से ही है जी। क्योंकि देखिए, गांव की पृष्ठभूमि में जो भी रहता है उसको निसंदेह पशुओं से प्रेम होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इवन घर में एक घोड़ा भी था, तो घोड़े पर चढ़ने का भी शौक था उस समय। फिर मतलब आपको घुड़सवारी आती है? आती है, बिल्कुल आती है। बात है। बचपन में भी थोड़ा बहुत मौका मिला, और मैं बताऊंगा बाद में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है। खैर, क्या बात है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे सर। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी आर्मी में हुआ करते थे, तो एक घर का जो माहौल होता है, एक अनुशासन वाले, जो एक आर्मी ऑफिसर का एक घर होता है, तो उस अनुशासन में आप पले बढ़े, तो ये अनुशासन उन्हीं से आया? कैसा परिवेश हुआ करता था घर का? आपके भाई लोग रहते थे, तो क्या कुछ हुआ, और कैसे आपको कभी नहीं लगा कि देश सेवा में आना चाहिए? ये तमाम बातें जो है वो आप हमें बताएं कि नहीं, ऐसा है कि क्या माहौल था घर का? अनुशासन तो निश्चित तौर पर हम कहें कि घर में काफी अनुशासन था, और इतना अनुशासन था कि मैं पर्सनली बताऊं, अगर अपना अनुभव। जी जी बिल्कुल। कि जब मेरे पिताश्री आते थे छुट्टियों पे, हम लोग तो छोटे छोटे थे, घर में गांव में ही पढ़ते थे। 5वीं क्लास तक तो पढ़ाई गांव में, जैसा बताया, मेरी तीसरी तक हुई। 5वीं क्लास में वो 5 किलोमीटर दूर था, वो पैदल जाते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, पैदल जाना, पैदल आना, क्योंकि और कोई साधन था नहीं। तो खैर वो सब तो चीजें होती रही। ज्यादातर गाँव में उस समय ऐसी ही परेशानियां थी, स्कूल नहीं था। लेकिन मैं देखता था कि 3-4 महीने के बाद में जब पिताश्री आते थे छुट्टी पे, तो अनुशासन इतना ज्यादा था कि कई बार डर लगता था। अच्छा। हाँ, ये करो, ये मत करो, ये करो, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चीजों पे। तो शुरू में तो अच्छा नहीं लगता था कई बार, लेकिन बाद में ये 2-3 साल तो ऐसा रहा शुरू में। बाद में ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये अच्छी चीजें हैं। खुद सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि लगा कि नहीं, वास्तव में सुबह अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू वेट का जो कॉन्सेप्ट है, तो जो फौजी लोग होते हैं ना, उनमें अनुशासन कूट कूट के भरा होता है, और उनकी इच्छा होती है कि उनके परिवार के सभी सदस्य उसी अनुशासन में रहें। टाइम पे एक्सरसाइज करना, टाइम पे जगना, टाइम पे पढ़ाई करना, टाइम पे स्कूल जाना, समय के बहुत पाबंद होते हैं, हर चीज। बिल्कुल। आप कैसे कपड़े कैसे पहनते हैं, किसी से बातचीत करने में आपका लहजा क्या है, हर छोटी बड़ी चीजों को बहुत ही अनुशासित, बारीकी से देखना, बारीकी से वो देखते हैं। जी जी। तो निश्चित तौर पर अगर मैं कहूँ कि उनका प्रभाव मेरे जीवन पे है, बिल्कुल है, और बिल्कुल हाँ, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। सर, कभी ऐसे परिवार का, कभी पिताजी को वर्दी में देख के या देश सेवा में देख के कभी नहीं लगा कि देश सेवा की ओर आना है? नहीं, निश्चित तौर पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे फौज में जाना है। और तो फिर ये वेटनरी का रुख कैसे हुआ, ये कहानी कैसे गढ़ी? ये हुआ कि देखिए, एक ईमानदारी से जी, जब मैं क्लास 12th पास किया, ओके, तो 12th के बाद में ये हुआ कि बायोलॉजी से हमने करी, तो ये हुआ कि 2 ही ऑप्शन थे, या तो मेडिकल डॉक्टर या वेटनरी डॉक्टर। तो हमने पहली बार ट्राई किया, तो मेडिकल डॉक्टर में उस समय मुझे याद है कि कुछ BDS और आयुर्वेद वगैरह का, उसमें मेरे एडमिशन्स हुए, मैंने लिया भी एडमिशन। अच्छा। फिर मुझे लगा कि इसमें वेटनरी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ,
तो मेरे पिताजी भी कहे कि अगर तुम्हें वेटनरी में इंटरेस्ट है तो उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो मुझे भी लगा कि बड़ा सोचा, फिर मुझे लगा कि मैं तो बड़े नजदीक से इन पशुओं के साथ में जिया हूँ। बचपन में जैसा मैंने बताया कि कई भैंस भी चराना है और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई बार तो छुट्टी के दिनों में यह भी होता था कि सुबह चले गए और दिन भर जो है उनके साथ में घूम रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, कुछ बगीचों में से कुछ तोड़ करके खा भी लिया, अगल बगल के खेत से कुछ खीरे वरे भी तोड़ लिए। तो एक पहले इतना लगाव था। तो उन्होंने खैर सजेशन बड़ा अच्छा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये ज्वाइन करो। तो मैं थोड़ा सा शुरू में सोचा कि पता नहीं कैसा रहेगा, फिर भी मैंने मथुरा वेटनरी कॉलेज में ज्वाइन किया। मथुरा से आपने पढ़ाई की, BVSCNH वहां से ज्वाइन किया। ओके। बट ज्वाइन करते ही 1-2 महीने में ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं बहुत सही जगह आ गया हूँ, और फिर वहीं से इस प्रोफेशन की तरफ झुकाव हुआ और फिर आगे आदमी कारवां आगे। तो बिहार कब आपने छोड़ा? बिहार में क्लास 5th पास करके लगभग मुझे लगता है 28-29 में मैंने छोड़ दिया। फिर अपने पिता के साथ। उसके बाद स्कूलिंग वहीं हुई जहाँ पिताजी थे, जहाँ पोस्टिंग थी उनकी? हाँ, उसके बाद तो जैसे जैसे पोस्टिंग हुई अलग अलग जगहों जी। मैं मेरठ में रहा, गाजियाबाद में रहा, इलाहाबाद में रहा, तो कई जगहों में घूम घूम के स्कूलिंग। तो कभी बिहार की याद नहीं आई? कभी ऐसा नहीं लगा कि वापस लौटे? स्कूलिंग में तो ऐसा नहीं कुछ होता है। जी, स्कूलिंग में तो नहीं ऐसा कुछ होता है। बट निश्चित तौर पर जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया वेटनरी में, तो मेरी इच्छा हुई कि कुछ मुझे पढ़ाई बिहार से भी करनी चाहिए। वाह, क्या! तो मैं कहीं ना कहीं शुरू से एक था कि मुझे बिहार में आना है किसी न किसी। मैं आया भी यहाँ, उस समय बिहार वेटनरी कॉलेज में आया। अच्छा। हाँ, मैं शायद ये बता रहा हूँ 1994 में। 94 में? हाँ, मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद में आया। आने के बाद में यहाँ मिला भी थे उस समय जो प्रिंसिपल थे। अच्छा। कि मैं पीजी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, सेशन कब से शुरू होगा, क्या होगा। लेकिन उस समय कुछ डिसाइडेड नहीं था। उन्होंने ये बताया मुझे कि आप न्यूज़पेपर में देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि सेशन कब से शुरू होगा। उस समय में चूंकि मैं मथुरा में था तो यहाँ का न्यूज़पेपर तो वहाँ जाना मुश्किल है। तो खैर बाद में पता नहीं चल पाया। उस समय इंटरनेट भी नहीं होता, इंटरनेट नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल ये पता नहीं चला। फिर इसके बाद हमने फिर आगे कंटिन्यू कर लिया। फिर बरेली में IVRI में फिर मैंने पीजी ज्वाइन कर लिया। लेकिन इच्छा थी जरूर आने की, बिहार आने की थी। और आप आए 1994 में बिहार पीजी में एडमिशन लेने। बताइए, उसी दिन कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में वो कहानी लिखी गई थी कि आप वापस इस जगह पे आएंगे और एक डीन बन के आएंगे। तो सर, वेटनरी के फील्ड को लोग कैसे देखते हैं और रियलिटी क्या है आज के वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें तो? मैं ईमानदारी से अगर इस बात को कहूँ, जी बिल्कुल ईमानदारी से कहना सर। ग्रेजुएशन से बिल्कुल ईमानदारी से ये सारी बातें हो रही है। जी नहीं, मैं जो एक अपने आप को देख पा रहा हूँ, अपने अनुभवों को। उस समय जब 1988 में जब मैंने एडमिशन लिया था, उस समय जो परिवेश था बहुत झुकाव नहीं था लोगों का। लोग बहुत कहते थे, ऐसा सोच था कि जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ वो वेटनरी में आता है, और एक कहीं न कहीं निरस्ता थी ज्यादातर लोगों में। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो आज प्रेफरेंस है हमारे विद्यार्थियों की तरफ, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, स्कोप नजर आता है। ये एक ऐसा फील्ड है। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। सर, क्या ये चीज है कि अब वेटनरी में लोग चॉइस वेटनरी को बना चुके हैं? बिल्कुल। अब जो है कई विद्यार्थी, चूंकि मैं यहाँ अपने विद्यार्थियों से इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो अब काफी विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जिनका शुरू से झुकाव है, आना चाहते हैं। पहले ऐसा बहुत कम होता था। तो निश्चित तौर पर एक कैरियर के तौर पर देखते हैं इस फील्ड को, क्योंकि नई पीढ़ी अपने आप में थोड़ी सी अलग है। वो इनोवेशन चाहती है, कुछ नयापन चाहती है। और निश्चित तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि नई पीढ़ी हर अपनी पुरानी पीढ़ी से बेहतर करना चाहती है, होशियार है और अच्छा करेगी।
सर, स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं BBSc एंड एच करके, तो उनके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि अब क्या करना है, सरकारी नौकरी की ओर जाएं या फिर उद्यम विकास करें, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएं। सर, क्या बेहतर होता है, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में लोग के माइंडसेट में ये होता है कि सरकारी नौकरी की ओर भागना है। तो सर, आप बताएं कि वाकई में क्या होना चाहिए इस ओर, ये क्षेत्र का विकास कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर मैं देखता हूँ, अगर खास तौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूँ, तो बराबर इंटरेक्शन भी होता है मेरा स्टूडेंट्स के साथ में। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों में ये सोच रहती है कि मैं यहाँ से डिग्री पूरी करूँ और मुझे नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं बिल्कुल खुशी हो जाऊँ। ये एक खुश होने का या सुखी रहने का एक लिमिटेशन है। लेकिन जो मेरा मानना है कि इससे बहुत ज्यादा क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इस राज्य का विकास नहीं होगा। ये एक पहलू है सरकारी नौकरी पाना और एक छोटा पहलू है। राइट। वास्तव में यदि विकास करना है तो उद्यमी बनना पड़ेगा, उद्यमिता विकास की तरफ काम करना पड़ेगा। हमारे विद्यार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्वयं इस क्षेत्र में अपना कार्य रोजगार चालू करेंगे, आप खुद तो अर्न करें कहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होगा कि आप कुछ लोगों को 10-20 लोगों को एक नौकरी भी दे सकते हैं। तो ये, और इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए अगर वास्तव में विकास करना है तो उद्यमिता की तरफ जाना पड़ेगा। ये बेहतरीन। राइट सर, ये बात बिल्कुल सही है कि द फील्ड ऑफ वेटनरी इज ए बैरन लैंड, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको द अनपेंटेड कैनवास। तो आप कुछ भी उसमें पेंट कर सकते हो। और सर, मैं देख रहा हूँ कि फीड इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है। पशुओं को जो चारे खिलाने हैं, जो हरा चारा, तो आप मान के चले कि वो मौसम पर निर्भर करता है कि हरे चारे होंगे कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं फीड पर लोगों का आश्रय ज्यादा रहता है, किसानों का, और फीड इंडस्ट्री की घोर कमी है। तो वेटनरी के स्टूडेंट कैसे, क्या कुछ करें कि ये फीड इंडस्ट्री डेवलप हो? तो इसके लिए उद्यम में तो आना पड़ेगा। तो सर, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज रहेगा उनको कि इस ओर जाएं? कैसे आप मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को? नहीं, अब क्या, हमने यहाँ पर एक क्यूरिकुलम में बराबर हम अपने विद्यार्थियों को जो अलग अलग उद्यमी हैं, फीड इंडस्ट्री, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक जो फीड इंडस्ट्री वाले थे उनके साथ एक इंटरेक्शन कराया। ओके, स्टूडेंट्स का भी था, और तो उसमें किसान भी थे सर? किसान भी थे, स्टूडेंट्स भी थे जी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक मेरा ही विद्यार्थी, जब मैं प्रोफेसर था पन्नागर यूनिवर्सिटी में, तो वो यहाँ बिहार में अपनी एक फीड इंडस्ट्री लगा रखा है। अरे वाह। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मिलने आया, तो मुझे लगा कि मैं चेहरा तो बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो उसने बताया कि सर, मैं आपका विद्यार्थी रहा हूँ पन्नागर में। अच्छा। और यहाँ हाजीपुर में मेरी फीड इंडस्ट्री है, फीड की एक प्लांट लगाया। अरे वाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने इमीडिएटली उसको कहा कि चलो, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, और एक दिन ऐसा करिए कि आप प्लान करके आइए और आप हमारे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं सबसे बात करिए कि आपने कैसे चालू किया और कैसे यहाँ गए, और उनको थोड़ा सा इनकरेज करिए। राइट। तो वास्तव में है, जब फीड की जैसे हम लोग बात कहते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा मक्का होता है। राइट। हिंदुस्तान में अगर कहीं सबसे ज्यादा मक्का होता है, बिहार में होता है। राइट। और सारा मक्का क्या है, बाहर चला जा रहा है, और वहां से फीड बनता है, और फिर हम उस फीड को खरीदते हैं और अपने पशुओं, वो भी महंगे दामों में। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फीड इंडस्ट्री यहाँ लगाएं। गाय, भैंस, मुर्गी, कोई भी पशु हो, उनके अगर भोजन का मुख्य, दाने का मुख्य अव्यय है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मक्का है जो यहाँ वरदान है। हमारे किसान खूब बोते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं फ्यूचर है? इसलिए बहुत बड़ा फ्यूचर है, बस उसमें काम करना है, इनकरेज करना है, और थोड़ा सा एक्सपोजर देना है विद्यार्थियों को।
Right. और हम लोग लगे हुए हैं कि अपने विद्यार्थियों के साथ सर किसानों को, हमारे पशुपालक, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाना होगा कि आपके पास हर कुछ यहीं पर है सब उपलब्ध, कुछ यही है। बिल्कुल तो आप बाहर क्यों अपने सामान को दे रहे हैं और उधर से फिर वापस आप महंगी दाम में ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैसेज के करियर के तौर पे विद्यार्थी काम कर सकते हैं, उनको एडुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज तो बहुत ही जरूरी है और सर। मैं थोड़ा एक और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने बहुत सारे नए नए कोर्स चालू किए। अच्छा। तो एक कोर्स हम लोगों ने छोटा सा चालू किया है, फीड एंड फॉडर टेक्नोलॉजी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि उस कोर्स में हमने कोई एजुकेशनल बार नहीं रखा है। मतलब कोई भी कर सकता है। हाँ, वो किसान हमारा जो पशुपालन कर रहा है हाँ। वो भी उस कोर्स कर सकता है। क्या बात। कम से कम वो जान सकता है कि हम साल भर कैसे अपने पशुओं के लिए हरा मतलब चारा इसमें आपने आहर्ता नहीं रखा कि +2 पास या बिल्कुल 10th नहीं, पास। कोई एज नहीं, कोई एजुकेशनल नहीं। अगर वो पशुपालन कर रहा है इसका मतलब उससे ये फायदा है ना, वो जान तो सकता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कैसे सुधार सकते हैं। और जब वो सुधारने के लिए मौका मिलेगा, उसको जानकारी मिलेगी, निश्चित तौर पर सुधारेगा। साल भर कैसे हरा चारा दे सकते हैं, हम दाना घर पे कैसे बना सकते हैं। और बच्चों ने ज्वाइन किया है, कई लोगों ने, कई किसानों ने ज्वाइन किया है और फायदा मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह से हमें अपने पाठ्यक्रमों में भी बदलाव लाना पड़ेगा सबके लिए। बिल्कुल। विद्यार्थी एक जगह है, लेकिन इसके अलावा हम अपने किसानों को भी देखना पड़ेगा कि हम उनको क्या दे सकते हैं, कैसे उनका जो पुश्तैनी रोजगार है जिसको पशुपालन कहते हैं, कृषि और पशुपालन तो ये पुश्तैनी है, कई पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है, जो हमारा जीवन आधारित वही है। सर, जब सभ्यता के निर्माण हो रही थी तो लोगों का सबसे पहला आश्रित जो लोग रह रहे थे वो पशु पर ही रह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदिकाल से ये तो चला ही आ रहा है। उसमें ये कि जो वैज्ञानिक जो किस तरह से वैज्ञानिकता उसमें डालें, राइट, वो हमारा कर्तव्य है। तो किसानों को भी जोड़ना पड़ेगा और नई तकनीक क्या क्या है उनको बताना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं। सर, सीमेन बायोलॉजी में आपको दक्षता प्राप्त है, आपने ईटीटी पर बहुत ही बेहतर काम किया। जब लोग ईटीटी को मतलब सुनते थे तब आप उस पर काम कर रहे थे। तो सर, क्या ईटीटी होता क्या है और ईटीटी का वर्तमान समय में क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज सर बताएं। नहीं, एक जो ईटीटी है यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी हिंदी में बोलते हैं इसको, राइट। ये मैं जब पंतनगर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था उस समय भी मैंने काम किया। लगभग मैं 99-2000 की बात बता रहा हूँ। हमारी एक बड़ी अच्छी टीम थी 2-3 प्रोफेसर्स की, और हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे काम करके। उस समय मुझे याद है कि हम लोग काम करते थे तो ये नहीं रहता था कि कब दिन है रात है, बस काम है काम है। तो उसको बड़ा एंजॉय करता था। जहाँ तक इस तकनीक की हम बात करें, ये जो तकनीक है बड़ी अच्छी तकनीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई कोई जानवर जो है गर्मी पे आया, फिर गाभिन हुआ, फिर इसके बाद साल में या 1.25 साल में एक बच्चा दिया, और उस सांड के ऊपर जो है क्वालिटी डिपेंड करता है कि नया बच्चा कैसा होगा, कितना दूध देगा। अब इस तकनीक के आने से बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन गाय से आप भ्रूण निकाल सकते हैं, एम्ब्रियो निकाल सकते हैं, और बेहतरीन जो सांड है उसके सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करके जो एम्ब्रियो आएगा वो फिर एक किसी भी गाय में आप डाल दीजिए, तो जो जर्म प्लाज्म है, जीन्स है, वो बेहतरीन गाय और बेहतरीन बुल का होगा। और आप एक बार में एक गाय से 4, 6, 10 जो है आप एम्ब्रियो इकट्ठे निकाल, जैसे मानव साइंस में हो रहा है सर, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर हो गई, सरोगेट मदर, उसी में आपने डाल दिया। जो हमारी जो ऐसी गायें हैं जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो रिसिपिएंट की तरह या सरोगेट मदर की तरह काम करेंगी। और जो उनमें बच्चा हम डालेंगे वो बेहतरीन जर्म प्लाज्म होगा, और वो जो बच्चे पैदा होंगे निश्चित और बड़े अच्छे होंगे, ज्यादा दूध देंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा जब इसका प्रचार प्रसार होगा, मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार का बहुत बड़ा जो है झुकाव है, और कई परियोजनाएं पूरे देश में भारत सरकार ने इस पे दिया है, और लगभग सभी प्रदेश इस पे काम कर रहे हैं।
हमारे भी विश्वविद्यालय को एक परियोजना मिली है और विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है। फार्म पे भी बड़े अच्छा पैदा काम किया है, बच्चों को फील्ड में भी किया है। और एक और इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ अब उसमें क्या हो गया, पहले तो हम जो सीमेन यूज करते थे जी, वो सीमेन बस सेक्स सॉर्टेड नहीं था, यानी उससे मेल और फीमेल कुछ भी पैदा हो सकते थे। मतलब सेक्स सॉर्टेड का मतलब क्या हुआ? सेक्स सॉर्टेड आम बोलचाल की भाषा में कैसे समझाएं लोगों को? हम ये कर सकते हैं कि जो सीमेन में बछड़ा और बच्चिया मेल फीमेल पैदा करने के दोनों ही तरह के शुक्राणु होते हैं जी, लेकिन उसकी सॉर्टिंग कर दी जाती है, यानी कि एक्स स्पर्म को अलग कर देते हैं, वाई को अलग कर देते अच्छा। हैं। मशीनें आती हैं, विधि है। ठीक है। तो अब क्या है कि पशुओं में अब क्या है कि हमें बच्चिया की ज्यादा जरूरत है, हाँ। क्योंकि बच्चिया दूध देगी। बिल्कुल। तो जब हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से एक्स बियरिंग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, तो उससे अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जब भी पैदा होगी बच्चिया ही पैदा होगी। 93 से 95% चांसेज हैं कि वो बच्चिया ही पैदा होगी। तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं तो पहले क्या, अब तो कृत्रिम गर्भाधान से गाभिन हो रहा, अब मेल पैदा हो गया तो मेल का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि पहले खेती में मेल यूज होता था बैल के रूप में, बैलों से खेत जोता, अब तो ट्रैक्टर से खेत जोता जा रहा है। तो मेल एनिमल्स का क्या यूज है, कोई खास यूज नहीं रह गया। तो बेहतर है कि किसानों के ऊपर एक बोझ हो जाता था पहले। राइट। अब वो अगर सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चिया ही पैदा होगी, हमेशा ही करना चाहिए। तो सर हम बच्चियां पैदा करेंगे तो लिंग अनुपात में गड़बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, लिंग अनुपात की यहाँ बात नहीं आ रही है। अच्छा। अब तो जो हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं ना, वो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, नेचुरल सर्विस तो अब करा नहीं रहे हैं गाय भैंस में। और हमारा उद्देश्य है बेहतरीन क्वालिटी के फीमेल्स को पैदा करना, मादा पशु को पैदा करना। दूध चाहिए ना, मेल जो है पशु वो भी तो बहुत जरूरी है सर नहीं, वो भी है। उसके लिए बुल स्टेशंस कंट्री में बनाए गए हैं। अच्छा। तो वहां पर मेल पैदा किए जाएंगे, बुल मदर फार्म्स हैं, तो वहाँ बेहतरीन मेल भी पैदा किए जा रहे हैं, वो बेहतरीन वाले मोल्स, उसी से सीमेन आएगा, सीमेन तो वहीं से आएगा। मतलब काम दोनों और हो रहा है। काम दोनों ही हो रहा है, वही चीज लेकिन ये किसानों के द्वार पर भी पैदा हो, लेकिन बेहतरीन वो फिर सीमेन स्टेशन को चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेल की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि भाई कुछ फीमेल्स होती थी, एक मेल हुआ। अब क्या है, बहुत मेल की जरूरत कम हो गई, क्योंकि एक डोज सीमेन से 100 से 200 डोज जो है बन जा रहा है, तो मेल की जरूरत कम है। तो अब जो ये भ्रूण प्रत्यारोपण में सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज होने से क्या है कि जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बच्चियां ही हैं। अब मैं यही बताऊं अपने विश्वविद्यालय में, तो हमारे विश्वविद्यालय में अभी हम लोगों ने 19-20 जो है बच्चे पैदा हुए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से, आईवीएफ से। उसके एडवांस में है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उससे किया। ठीक है। और सारी 100% बच्चियां है, एक भी उसमें जो है मेल नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। इस तकनीक का बड़ा फायदा है, हमारे किसानों के लिए बड़ा फायदा है कि वो आश्वस्त रहेगा कि भाई हमें जो भी होगी बच्चिया होगी और बेहतरीन होगी, और ये रिवॉल्यूशन आएगा। चलिए बहुत ही अच्छा है सर, ये रिवॉल्यूशन आना भी चाहिए। बिल्कुल। और देसी नस्लों का जो संवर्धन और संरक्षण और बढ़ावा जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि अभी समय है कि हम अपने बच्चे को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको देसी नस्ल के दूध दे, जिससे वो फले फूले और भारत हमारा मजबूत हो। सर हम बात करेंगे आज के स्टूडेंट की, तो आज के स्टूडेंट को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के विद्यार्थियों में क्या बदलाव होनी चाहिए, या फिर क्या कुछ वो हैबिट्स होने चाहिए, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए जो आप अपने समय में देखते थे और आज आप कहीं ना कहीं मिसिंग देखते हो, या फिर एडवांस देखते हो? क्या चीज आप कैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स को? नहीं, स्टूडेंट तो देखिए कोई भी वक्त हो, विद्यार्थी विद्यार्थी रहता है। ठीक है। अपने समय में हम लोग देखते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन नहीं था। जो भी सूचनाएं थी, ज्ञान था, या तो हमें अपने टीचर से मिलता था या किताबों से मिलता था, और माध्यम नहीं थे जी, ज़्यादा नहीं थे। अब आज का जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी को पहले से पता है। सोशल मीडिया से बहुत ज्ञान मिलता है। सोशल मीडिया कहते हैं ना कि जो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ पहले से जानते हैं, तो वो उनकी इच्छा रहती है कि और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जाने।
तो हमारा ये दायित्व होता है कि उन विद्यार्थियों की इच्छाओं की पूर्ति करें। यानी वो चाहता है कि इस फील्ड में हम और आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहता है वो। तो अब पहले जैसा ही नहीं रहा कि पहले विद्यार्थी की जो हमने पढ़ाया, क्लासरूम टीचिंग स्टडी हुई, उतना ही हुआ, काम खत्म नहीं। वो बहुत कुछ जानता है, तो हमारे टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा हमेशा। हर नई तकनीक के बारे में जानना होगा और अपने स्टूडेंट्स को सही टेक्निक की जानकारी देनी होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, काफी कुछ हमारा स्टूडेंट्स पहले से वो तो किताबों में पढ़ लेगा, किताब है, चैट जीपीटी है, आजकल गूगल है, हर जगह वो पढ़ ले रहा है, बट उसकी जो है कुछ बारीकियां जो वो नहीं समझ सकता है, वो उसको बताना होगा। और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में भी हमारे नई पीढ़ी को बताना जरूरी होगा। और नई पीढ़ी, बड़ी अच्छी बात है कि पुरानी पीढ़ी से काफी मेहनती है, होशियार है, कुछ करना चाहती है। और जब उसको पता चलता है कि नहीं, फलाने एक्स जगह से हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो फिर वो डेविएट होता है। तो हमें अपनी इस नई पीढ़ी को संजो के रखना है, उसको सही सूचनाएं देनी है, सही डायरेक्शन देना है, और निश्चित तौर पर वो बेहतर करेगी। सर, ऐसा देखा जा रहा है समाज में, मैं भी कई जगह उठता बैठता हूँ लोगों के साथ, मतलब मेडिकल की ओर जो झुकाव है काफी अधिक है। तो नए जो +2 पास स्टूडेंट है, ये जो आ रहे हैं स्टूडेंट, जो सर्च कर रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरा करियर का क्या एक्सपेक्ट होगा, कैसे हम आगे बढ़े, सर उनको कैसे मोटिवेट किया जाए सर कि वो वेटनरी की फील्ड की ओर समझे, वेटनरी को जाने। बहुत स्टूडेंट को आजकल ये भी नहीं पता है कि वेटनरी, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी कुछ फील्ड है, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, ये कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है, जो मेरा मानना है। राइट। क्योंकि जैसे हम लोग बचपन में जो सोचते थे, जब स्कूलिंग में थे, कि 2 ही फील्ड नजर आती थी, या तो मेडिकल में चले जाओ या इंजीनियरिंग में चले जाओ। वो ज्यादातर 99% यही सोचते थे। हर पेरेंट्स ये मानते थे, या तो बेटे को डॉक्टर बना लो या इंजीनियर बना दो। और आज वो परसेंटेज घटा है, लेकिन आज भी 50-60%, 70% डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, कुछ और फील्ड्स आ गए। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी यही है, जागरूकता की कमी है। कुल मिलाकर के हमें अपने सोसाइटी को जागरूक बनाना पड़ेगा। इसके अलावा भी दुनिया है, राइट, बिल्कुल, जिधर जाना है हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी नहीं है। और एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक एज ए वेटनरियन या एज ए एक कह सकते हैं एक डीन के नाते, या हमारे इस प्रोफेशनल के नाते, कि हमें समाज को भी जो है जागरूक करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी के कंटिन्यूएशन में कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि हमारे प्रोफेसर्स अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और वो बताते हैं, लेक्चर्स देते हैं कि वेटनरी एजुकेशन क्या है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अलग अलग हम दिवस मनाते हैं, जैसे वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह के अलग अलग वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। राइट। तो हम अपने शिक्षकों को अलग अलग कॉलेजेज में भेजते हैं, आप जागरूकता फैलाइए बच्चों में। इसी तरह से हम ये भी करते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चों को इनवाइट करते हैं अपने कॉलेज में। अभी कुछ समय पहले, पिछले हफ्ते भी कुछ बच्चे आए थे, 10th 11th के बच्चे। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को भी एक बार हमने बुलाया था। तो यहाँ बुलाते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या स्कोप है, हमारी लैब्स कैसी हैं, आप लोग आओगे तो क्या फ्यूचर रहेगा। एंड मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुछ बच्चे मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट किए, अपनी बातें कहे, सर वेटनरी भी कोई फील्ड होती है, मुझे तो आज तक नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है, ये भी कोई फ्यूचर है। सर मुझे तो वेटनरी डॉक्टर बनना है, इसमें मुझे जाना। तो रियली कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है। राइट सर। और सबकी जिम्मेदारी है। मैं सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, राइट सर, इस जागरूकता को फैलाएं। ये आपका पॉडकास्ट जाएगा, लोग सुनेंगे तो थोड़ा तो जागरूक भी होंगे। क्योंकि इनडायरेक्टली जागरूकता ही नहीं है, हम कहीं न कहीं आज हम रोटी खा पा रहे हैं,
अपने किसानों की वजह से। खेत में अन्न पैदा हो रहा है, दूध पी रहे हैं और सारी चीजें खा रहे हैं। खेती और पशुपालन, तो ये कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उसको बढ़ावा देगा। बिल्कुल, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देगा, खेती को बढ़ावा देगा, और कहीं न कहीं सबके जीवन को बड़ा ही सरल, सुंदर और सुगम बनाएगा। तो एक समाज के लिए भी एक बड़ा अच्छा कार्य सर, मैंने 2 चीजें नोटिस की है। पहला चीज ये कि कोविड के जो पैंडेमिक आए थे उसमें एग्रीकल्चर और वेटनरी का ये जो फील्ड है, डेयरी का, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सर दूसरा ये कि आने वाला जो समय है ये वन हेल्थ की मांग है, और जीनोटिक डिजीजेस, जिस तरह से वायरस के म्यूटेंट्स बदल रहे हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस हो रहे हैं, एनिमल से ह्यूमंस की और ट्रांसमिट जो हो रहे हैं, तो आने वाला समय वेटनरी का है, ये मैं कह सकता हूँ, मैंने जो रीड किया है। नहीं, बिल्कुल। अब आप बताइए, इसमें ठप्पा लगाइए आपसे कि मैं सही समझाऊं कि नहीं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब तक हम वन हेल्थ की बात नहीं करेंगे तब तक कोई चीज सुचारू रूप से नहीं चलनी है। आइसोलेशन में हम नहीं काम कर सकते हैं कि हम केवल वेटनेरियन हैं तो वेटनरी की बात करें, मेडिकल वाले मेडिकल की बात करें, एनवायरमेंट के लोग अलग हट करके बात करें, वो पॉसिबल नहीं है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कोविड का आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुआ, और हमने दूध पिया ही, हमें अन्न की जरूरत पड़ी ही, किसान ने अनाज उगाया ही। हमारा जो कंट्रीब्यूशन देखिए जीडीपी में शुरू से ही इस सेक्टर का बढ़ता गया, कभी अफेक्टेड नहीं रहा हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो दिस इज बीइंग रन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन। कि गांव में हर किसान के पास में खेती है और पशु है, राइट। तो स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है हमारे, तो कहीं न कहीं इस पर सरकार का भी ध्यान है, और इसीलिए ये डाउन जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो फ्यूचर भी है बढ़िया इसमें, और बस यही कि जागरूकता चाहिए। सर, प्रेशर, कंपटीशन, सक्सेस रेट, ये सब का जो पैमाना है, स्टूडेंट इस प्रेशर से कैसे निजात पाए सर? कैसे, मतलब वो प्रेशर को हैंडल कैसे करे? इसका क्या टिप्स हो सकता है आपके तरफ से? हाँ, बिल्कुल। आजकल अक्सर देखा जाता है कि काफी प्रेशर में है विद्यार्थी, कंपटीशन टफ होता जा रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंटरपर्सनल मिक्सिंग कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पे अक्सर स्टूडेंट्स जब खाली होता है, पहले हम लोग खाली रहते थे तो क्या था कि अपने भाइयों से बात कर लिया, अपने पेरेंट्स से बात कर लिया, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, है ना। तो स्टडी के बाद में रिलैक्स भी हो रहा है आदमी, सारी चीजें। अब क्या है कि धीरे धीरे आइसोलेशन होता जा रहा है। पढ़ाई किया, कुछ किया, ना सोशल मीडिया पे चैटिंग कर रहे, कुछ कर रहे, और दैट इज सर्टेनली नॉट गोइंग टू मेक द लाइफ ईजियर। हर चीज की एक लिमिटेशन है, और उससे ज्यादा अगर उस चीज में रहेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो एक इंटरपर्सनल रिलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों के साथ में, अपने घर परिवार के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और जब इंटरेक्शन करेंगे तो जो प्रेशर फील हो रहा है ना, वो प्रेशर नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया की एक लिमिटेशन है जो आज की नई जनरेशन ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे रहती है, राइट। उसमें ठीक है, अच्छी चीजों के लिए आप रही है, बट शुड नॉट बी ऑलवेज। अगर आप देखिए कि एवरेज स्क्रीन टाइम, अब मैं एक बार ऐसे देख रहा था कहीं कि 3 घंटे 3.5 घंटे लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम है, कुछ कंट्री का ऐसा कुछ दिखाया जा, बहुत बड़ी 3 घंटे आप मोबाइल पर लगे हो एवरेज, बहुत बड़ी बात है। सही बात, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कितना नुकसान कर रहे हैं। उस 3 घंटे में 1 घंटे अगर अपने परिवार के साथ रह लीजिए, दोस्तों के साथ रह, देखिए आप रिलैक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। तो ये इस पे सोचना पड़ेगा, हर किसी को, हमें, आपको, समाज के हर आदमी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को टेंशन से फ्री रखना पड़ेगा। बिल्कुल, सबकी जिम्मेदारी है, और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सर, विदाउट शुगर कोटिंग, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। बिना लाग कोई कोटिंग नहीं है अभी तक भी कोई कोटिंग नहीं है, मगर अगला जो सवाल है, बिना लाग लपेट के, बिना मतलब हिडन कुछ, मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में करियर बनाना कितना टफ है, और बिहार में आपको क्या लगता है कि
क्या शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए और कहाँ मिस हो जा रहा है हमारा राज्य कि यहाँ से बच्चे निकल के बाहर जा रहे हैं, उस पर आप बताएं। नहीं, निश्चित तौर पर सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और ही बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा, बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि आज हमारा एक्स कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है दूसरे राज्यों के बेहतरीन कॉलेज के कंपैरिजन में कहाँ है। सरकार को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, सरकार दे रही है और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे विद्यार्थी अगर उसके पास चॉइस हो तो बिहार के यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं चॉइस देता है। क्योंकि देखिए कैरियर बनता है यूनिवर्सिटी में, राइट, उसको शिक्षा मिलेगी यूनिवर्सिटीज में, तो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हो, इसमें काफी सरकार को काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक यूनिवर्सिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा निश्चित तौर पर स्टूडेंट बाहर जाएगा। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा ओपन मार्केट है कि हर विद्यार्थी चाहता है हमें बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, राइट, तो हमें अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को उस कंपटीशन में आकर के कॉम्पिटिटिव मोड से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने कॉलेजेस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, बात बनेगी नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे। तो सर सिस्टम से जो है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किस चीज से है? नहीं, ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, देखिए मैं एक अपने अनुभव की बात करूं जी, तो मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने सरकार की। फंड्स की कमी नहीं है, फंड फ्लो बहुत है, फंड फ्लो बहुत है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है अपने यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल, कहीं न कहीं हमारे अंदर कहीं न कहीं विल पावर कम है, या हम और मेहनत कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद अगर अपनी बात बताऊं, आज से 7 साल पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी को मैं अपने देखता था और आज देखते हैं, बहुत फर्क है। आपको दिन रात एक करके लगना है कैसे अपने इंस्टीट्यूशन को बेहतर करना होगा, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन बेहतर होगा तो कहीं न कहीं बेहतर कैरियर बनेगा आपके विद्यार्थियों का, आपके विद्यार्थी अच्छी जगह जाएंगे। अब मैं अपने ही विद्यार्थियों की बात करूं कि पहले हमारे विद्यार्थी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स कम क्वालिफाई करते थे, आज बहुत अच्छे से बड़े आसानी से करते हैं। सब IBRA जा रहे हैं और सीफे जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी भरे हुए हैं। वही विश्वविद्यालय है जो 7 साल पहले था। कहने का मतलब हमें अपने कार्य को एक प्रोफेसर होने के नाते सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो दे पा रहे हैं वो कम है। एक शिक्षक को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, शिक्षक को शिक्षक ही बने रहे और एक ही काम है, उस पे ज्यादा एनर्जी लगाएं कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या दे पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी सब चीज सेकेंडरी अपने आप बन जाएगा सर। और कोई तरीका नहीं सर, पहले डीन के तौर पे काम करना 7 साल एक लंबा समय। इस बीच देखिए, दूसरों की संतुष्टि से पहले आत्मसंतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से, और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ रह गया कि ये मुझे करना चाहिए था मगर मैं नहीं कर पाया और ये चीज कर पाता काश? ये बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। कुछ संतुष्ट हूं, पूरी तौर से नहीं हूं, मैं सही बताऊं। हाँ, निश्चित तौर पे जब मैं आया था उस समय बहुत कुछ सोच के आया था और कि बहुत सारी चीजें करनी है, और मैं किया भी। और उसका एक ये फायदा हुआ कि आज मैं कह सकता हूँ कि जो कॉलेज बॉटम में था, आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पहले 5 टॉप कॉलेजेस में ये कॉलेज हमारा शुमार है, बिल्कुल शुमार है। तो मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन संतुष्ट इसलिए कम हो कि व्हाई नॉट नंबर 1। मैं तो ये सोच के बात करता हूँ और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आगे बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रोफेसर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी हायर ऑफिशियल्स भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये बदलाव आ जाएगा। संतुष्टि तो तभी होगी जब हम नंबर 1 पे रहेंगे, जब बाहर के
अब बाहर से बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, दूसरे राज्यों से भी बच्चे आते हैं, पीजी में एडमिशन ले रहे हैं। राइट। उनकी चॉइस आ रही है कि नहीं, मुझे बिहार वेटनरी कॉलेज में पढ़ना है। मेरे पास फोन पहले आता था कि सर क्या एडमिशन लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेफ है यहाँ, कोई हमारा बच्चा पढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज से 5 साल पहले ये था। बिल्कुल। आज कोई फोन नहीं करता है। आज जब ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो बच्चा अपने आप एडमिशन अभी मैं देख रहा हूँ, नहीं आता है। अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के बच्चे हैं, यहाँ राजस्थान के बच्चे हैं, इवन नेपाल से भी क्वेरीज आ रहे हैं। हाँ, क्वेरीज और कई फॉरेन कंट्रीज से क्वेरीज आ रही है यहाँ पे पढ़ने के लिए, आ रही है। तो ये बदलाव तो हुआ है। साउथ के बच्चे हैं तो सब जगह से बच्चे हैं, तो जो क्वेरीज आती थी और उनके मन में एक संशय रहता था सेफ्टी को लेके, अब वो सब मिट चुका, अब वो मिट चुका है। उन्होंने खुद देख लिया है कि नहीं, वास्तव में बढ़िया है और बड़े बेटर प्लेसमेंट हो रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल 100% प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई कॉलेज जहां प्लेसमेंट 100% हो, बच्चा आंख मुद करके आएगा। भाई अल्टीमेटली आपका क्या है? रोजगार। पढ़ाई का मतलब रोजगार, और ऐसा रोजगार जिससे आपको संतुष्टि मिले। तो भाई रोजगार भी है, संतुष्टि का भी है, 100% रोजगार है, इससे अच्छी बात क्या है? सर एक ऑन अ वेरी लाइट नोट, अगर सत्ता की चाबी आपको दी जाए, आप शीर्ष स्तर पे एक उस कुर्सी पे बैठे जहां से आप राज्य या देश को चला सके, तो सर क्या परिवर्तन शिक्षा प्रणाली में लेके आएंगे, वो आप मुझे बताएं। नहीं, शिक्षा जो मैं मानता हूं कि किसी भी परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। राइट। कहते हैं ना कि आप कुछ मत करिए, बच्चे को बढ़िया से शिक्षित कर दीजिए, बाकी वो सब कुछ कर लेगा। तो एजुकेशन शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट। आप अगर शिक्षित कर लेंगे, बाकी वो कर लेगा। तो इस पे तो सबसे ज्यादा जोर देना है। शिक्षा मीन्स एवरीथिंग। शिक्षित कर दिया आपने, वो फिर वो बाकी वो कर लेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर एक कीड़ा डाल दिया है सोचने समझने का। और वो जो कीड़ा जब मल्टीप्लाई करेगा ना, तो वो सब कर लेगा। तो सब से शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए 100%। मैं तो चाहता हूँ नंबर प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और लास्ट तक बिल्कुल फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए और बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए। देश विदेश के बेहतरीन शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। चलिए सर, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा सर। व्यक्तिगत प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। सर, गुस्सा ज्यादा आता है या पेशेंस है? नहीं, पेशेंस है। पेशेंस है, गुस्सा नहीं आता। कम आता है, पेशेंस ज्यादा है। फ्री टाइम में क्या करते हैं सर? किताबें पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, घर में परिवार के साथ समय बिताते, क्या करते हैं फ्री टाइम में? क्या अच्छा लगता है? फ्री टाइम में मैं बस परिवार के साथ ही गपशप मारना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, काफी बातें करता हूँ, अच्छा लगता है परिवार के साथ में। मैं इनकरेज भी करता हूँ अपने बच्चों को भी, गप्पे मारो, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो एनर्जी देता है। सर, किताबें पढ़ते हैं? किताबें भी पढ़ते हैं थोड़ी। लास्ट टाइम कौन सी किताब पढ़ी थी? लास्ट टाइम तो अभी गुरुजी की एक किताब पढ़ी थी। गुरुजी श्री रविशंकर जी की एक किताब पढ़ी थी। बीच बीच में पढ़ते हैं, कई अलग अलग पढ़ते रहते हैं, तो कुछ समय पहले पढ़ी थी उनकी एक किताब। बच्चों को किताब पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये नहीं कि क्या पढ़, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, हर चीज से ज्ञान मिलेगा। हर चीज से। ऐसा नहीं है कि हमें एक जो इंटरेस्ट है तो पढ़िए ही, बट जो आपको अच्छा लगता है पढ़िए। किताबों से दोस्ती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये एक ऐसी दोस्ती है ना जो हमेशा साथ देगी। राइट। तो इसकी दोस्ती चाहिए। मूवी देखना पसंद है सर? कभी बहुत कम देखा। कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बंद करके या पिताजी के छुपा के कभी मूवी देखने गया? ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो नहीं रहा कभी। अच्छा। अच्छी बात ये रही है कि पिताश्री खुद ही जो है मुझे साथ में कहते थे कि चलो आओ मूवी देख के आते हैं, तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। अच्छा। अपने विद्यार्थी जीवन में वो महीने में 1-2 बार मूवी उस समय इतना ज्यादा दिखा दी है। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन टाइट हो, लेकिन फैसिलिटेट भी करना चाहिए जो को एंटरटेनमेंट के लिए, तो दैट वाज ए गुड थिंग। चलिए सर, बहुत अच्छा। एक रैपिड फायर राउंड कर ले आपके साथ? हाँ, बिल्कुल। सर, चाय या कॉफी? कॉफी, ऑलवेज कॉफी। गांव का खाना या होटल का खाना? गांव से तो बढ़िया कुछ नहीं।
तो स्ट्रिक्ट डीन या फैमिलियर टीचर? नहीं, फैमिलियर टीचर। अर्ली मॉर्निंग राइज या लेट नाइट स्लीप? नहीं, मॉर्निंग राइज, अर्ली मॉर्निंग राइज। सर वेकेशन कहाँ पे करना चाहेंगे, पहाड़ या गांव? गांव से बढ़िया कुछ नहीं है। सर ऑफिस या फील्ड? फील्ड तो बहुत बढ़िया चीज है। सर एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, एकेडमिक इज गुड। वन वर्ड फॉर टुडेज यूथ? नहीं, आपसे बेहतर कुछ नहीं। आप अच्छे हैं, बस मेहनत से लगे रहो अपने इरादे की तरफ, और जो पाना है बस उसके लिए मेहनत करते रहो, सफलता आपके साथ रहेगी निश्चित तौर पर। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस का तो नहीं कह सकते हैं अभी बहुत ज्यादा। सर पॉलिटिशियन? हाँ, फेवरेट पॉलिटिशियन मेरे अभी तो मोदी जी को पसंद करता हूँ। चलिए सर, कोई फेवरेट वेटनेरियन? हाँ, फेवरेट वेटनेरियन है, मैं जो अपने टीचर्स या सीनियर्स में बात करूं तो पन्नगर के डीन थे या डॉक्टर एच.सी. पंत थे हमारे गुरुजी, वेरी नाइस वेटनेरियन। सर आज के अगर स्टूडेंट को कोई रियल एडवाइस देना चाहे बिना लेक्चर के, मतलब सीधी सीधी तौर पे, मोटी तौर पे, क्या एडवाइस देंगे? देखिए, मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई दुनिया आपके हाथ में है, इन द फॉर्म ऑफ योर मोबाइल। बस अपने ड्रीम को परस्यू करो और पूरी मेहनत करो, सारी सूचनाएं आपके पास है। यू कैन डू एवरीथिंग। सर अगर टाइम मशीन आपको दे दिया जाए, आपके पास ये शक्ति दे दिया जाए कि आप वापस पुराने दिनों में जाए, तो 20 साल के उम्र वाले जेके प्रसाद को क्या कुछ कहना चाहेंगे? 20 साल पहले जेके प्रसाद को खुद अब मुझे याद नहीं है कि मैं क्या था, क्योंकि मैं हमेशा वर्तमान में जीना चाहता हूँ। नहीं सर, अगर कहना चाहते तो क्या है? आप मान के चलिए कि 20 साल बच्चा ही हो, वो जेके प्रसाद पहले वाले जेके तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। अच्छा, आज जितनी कर रहे हो शायद उस समय और ज्यादा कर सकते थे, तो और बेहतर जेके बनते। सर वेटनेरियन के लिए क्या सक्सेस मंत्र होगा, क्या रियल मतलब उनके लिए होना चाहिए? वेटनेरियन को क्या टिप्स देंगे? अगर एक वेटनेरियन पशुओं से प्रेम करने लग जाए, दिल से प्रेम करे, पशुपालन का भला हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रेम करोगे ना, तो उसकी हर बेहतरी के लिए आप काम करोगे। उसके खाने के लिए क्या बेहतरी हो सकता है, बीमारियों में क्या बेहतरीन है, बचाव के लिए क्या, बस पशुओं से प्रेम करो। इस प्रोफेशन का अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आज जो आपसे बातचीत हुई काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी काफ़ी कुछ जानने, नई चीज़ समझने का मौका मिला, और क्या कुछ आगे करना है कि इस फील्ड को आगे ले जाएं, उसके लिए आपने बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी आपने आत्मनिर्भर, उनको पॉजिटिव कैसे रहना है, इसके भी टिप्स दिए। बहुत अच्छा लगा ये बातचीत करके आपसे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ से, अब बहुत कम वक्त बचे हैं आपको जाने सर्टेनली, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप वापस फिर से बिहार आए, बिहार को सेवा दें एक सर्वोच्च पद पे कहीं पे, और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये थे डॉक्टर जेके प्रसाद, डीन बिहार वेटनरी कॉलेज, जिनसे हम ये खास बातचीत कर रहे थे हमारे खास पॉडकास्ट डीन विद डिफरेंस में। और इसी तरह से हम और भी पॉडकास्ट लेके आएंगे हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। आप बने रहिए, और हमारी अगली पॉडकास्ट जो होगी वो हम करेंगे मुर्रा मैन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये सीरीज देखते रहेंगे पॉडकास्ट की, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।